नागिन की बच्ची। ये कहानी एक छोटे से गांव नीलवाड़ा की है। वहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार थे। छोटा सा गांव था। गांव क्या, एक परिवार ही था। सभी घरों के बच्चे साथ में खेलते, शाम को औरतें मिलती, बातें करती। बहुत ही खुशनुमा माहौल हुआ करता था। एक रोज शाम के वक्त कुछ औरतें गांव के चबूतरे पर बैठी हुई बातें कर रही थी। पता है क्या रेशमा, कल मेरी सास कह रही थी इस गांव में पहले नाग नागिन रहा करते थे। होंगे ही, जब इंसान नहीं होते थे तो सांप बिच्छू ही तो रहते होंगे ना गांव में। तू भी ना। अरे नहीं नहीं, वैसे नहीं। उन्होंने एक बार एक नाग नागिन का जोड़ा भी देखा था जब वो छोटी थी। उन्होंने सबको बताया पर किसी ने उनकी बात न मानी। अरे पर इसमें न मानने वाली क्या बात है? उन्होंने उस नाग नागिन के जोड़े को इंसान में बदलते देखा था। हैं? तब तो मैं भी ना मानूं इस बात को। ऐसा होता भी है क्या भला? तभी अचानक प्रेमा चीखने लगती है। सांप! सांप! रेशमा, तेरे कंधे पर सांप! अपने कंधे पर झूल रहे काले रंग के सांप को देखकर रेशमा चीख उठती है। बचाओ! बचाओ सांप! उस सांप के पीछे एक छोटा सांप भी भागता है और दोनों सांप फौरन अदृश्य हो जाते हैं। हे भगवान, लगता है ये सांप बैठा हुआ मुझे ही देख रहा था। गलती हो गई, अब नहीं कहूंगी कुछ भी। ये कहकर रेशमा अपने घर चली जाती है और प्रेमा अपने घर। अगली सुबह सबकी नजर एक औरत पर पड़ती है जो अपना सामान हाथ में उठाए अपनी बेटी के साथ गांव में आती है। ये औरत कौन है? पहले तो इसे कभी नहीं देखा। चलना पूछते हैं। नमस्ते बहन जी, किसके घर जाना है आपको? मुझे कहाँ जाना होगा, सब तो मेरा ही है। मैं तो बस घर लौटी हूँ। मैं मतलब नहीं समझी आपका। मैं पास ही के गांव में रहती हूँ। ये मेरी बेटी है। यहाँ पढ़ाई की ज्यादा व्यवस्था नहीं, इसलिए यहाँ आ गए। पर यह गांव नया सा नहीं लगा, बिल्कुल घर सा लगा। इसीलिए तो मैंने कहा कि मैं बस वापस लौटी हूँ। वैसे आपकी बेटी बहुत सुंदर है। रमोला की बेटी तारा इतनी खूबसूरत थी मानो उसने सारी सुंदरता अपने चेहरे में समा ली हो। नीले रंग की आंखें, कमर से भी लंबी चोटी, गोरा रंग, पर मुंह में एक जरा बोली नहीं। बच्ची बोलती नहीं है क्या? हाँ, तारा बोल नहीं सकती, बेजुबान है। ये तो बड़े दुख की बात है। बेटी जरा मुंह खोलकर जबान दिखाना तो। तारा जैसे ही मुंह खोलती है उसकी जीभ देखकर रेशमा के होश उड़ जाते हैं। तारा की जीभ बीच से कटी हुई थी, बिल्कुल सांपों की तरह। ये क्या? अरे ऐसे क्या कर रही है तू? बच्ची का मजाक मत उड़ा। हाँ दे रेशमा, तू भी। रेशमा की हरकतों से वाकिफ प्रेमा वहां से चली जाती है। उसी रात रेशमा का पति रात को अपने कमरे में सो रहा होता है। उसकी चीख की आवाज से उसकी पत्नी भागते हुए कमरे में आती है। मेरा दम घुट रहा है रेशमा, मुझे बचा ले। प्रफुल्ल का शरीर नीला पड़ गया था और मुंह से झाग आ रहे थे। अपने पति को इतना तड़पता देखकर रेशमा मदद मांगने बाहर भागती है। पूरा गांव उसके घर के बाहर जमा हो जाता है। ये काम तो किसी सांप का लगता है। आ गया होगा कहीं से। होठ पूरा नीला पड़ गया है प्रफुल्ल भैया का। अरे इस गांव में किसी को जहर निकालना आता है क्या? तारा कुछ मदद कर सकती है, आप लोग इजाजत दे दो, पर कमरे में और कोई नहीं होना चाहिए। तारा प्रफुल्ल के पास जाती है और प्रफुल्ल के शरीर का सारा जहर चूस लेती है। मेरा जहर वापस बस मैं ही ले सकती हूँ। सबको मारने के लिए एक को तो बचाना ही होगा ना। प्रफुल्ल वापस होश में आ जाता है। तारा और रमोला को गांव वाले बहुत मारने लग जाते हैं और सब कुछ सही लग रहा होता है कि गांव के नदी के किनारे एक बच्चे की लाश गांव वालों को मिलती है जिसका शरीर जहर से नीला पड़ चुका था। उस दिन से रोज कोई ना कोई अचानक ही गायब हो जाता और मरा हुआ नदी के पास मिलता। अरे ये सिलसिला तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मुझे याद है जिस दिन मेरी सास ने मुझे नागों के बारे में बताया था, उसी दिन से ये सब शुरू हुआ है। मुझे तो तारा पर ही शक है। जीभ देखिए उसकी, हो सकता है वही लोगों के शरीर में जहर छोड़ती होगी। गांव वाले अब रमोला की निगरानी करने लगते हैं और वो देखते हैं कि प्रेमा की सास तारा से मिलने जाती है और उसका आधा शरीर नाग का बन जाता है। माँ तुम आ गई, मुझे तुम्हारे साथ रहना है माँ। चिंता मत कर मेरी बच्ची, तू नाग रानी की बेटी है।
इस पूरे गांव को खत्म करना है तुझे। मेरा विष तो उम्र के कारण खत्म हो गया। तुझे इस गांव वालों से बदला लेना है, फिर यहाँ की रानी होगी तू। हमारे सर्प समाज के लोग वापस यहाँ आ सकेंगे। तेरी सास तो नागिन निकली प्रेमा, ये सब क्या राज है? अरे पता नहीं, पर माँ जी नागिन नहीं हो सकती। उसका राज तो माँ जी के कमरे में ही छिपा होगा। चारों मिलकर प्रेमा के घर लीला के कमरे में जाते हैं, जहाँ अलमारी से किसी की आवाज आ रही थी। प्रेमा अलमारी का दरवाजा खोलती है तो अंदर लीला होती है। माँ जी, आप यहाँ? तो हमारे साथ कौन रह रहा है? नागरानी, याद है तुझे? कुछ महीने पहले मैं खो गई थी। मैं घूमते घूमते जंगल चली गई, जहाँ एक गुफा के सामने से मैंने एक पत्थर हटा दिया और वहाँ से नागरानी और उसकी बेटी तारा निकली। उनकी एक वफादार भी है, रमोला। उसने मेरा रूप लिया और मुझे मेरे ही घर में बंद कर दिया। इन सब से निकलने का क्या उपाय है चाची? उसी जंगल में हमें वापस जाना होगा और पत्थर से फिर से जैसे ही गुफा बंद होगी, मरे हुए सभी लोग वापस आ जाएंगे और तारा, उसकी माँ और रमोला गायब हो जाएंगी। सब वैसा ही करते हैं जैसा लीला ने बताया, और वही होता है। नीलवाड़ा फिर से खुशहाल हो जाता है। इस हादसे के बाद रेशमा को नाग नागिन पर भरोसा हो ही जाता है। घनश्याम की शादी की बात एक जगह चल रही थी। घनश्याम को लड़की बहुत पसंद आई, लेकिन बाद में पता चला कि जिस लड़की को घनश्याम ने पसंद किया है, उसकी एक जुड़वा बहन भी है। उन दोनों जुड़वा बहनों का अपने पापा के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, और इसीलिए मरते वक्त दोनों जुड़वा बहन के पापा ने घनश्याम से कहा कि वो उन दोनों के साथ शादी कर ले, और अपनी सारी जायदाद उन्होंने घनश्याम के नाम कर दी। और इस तरह घनश्याम 2 जुड़वा पत्नियों का पति बन गया। उन दोनों बहनों में से एक का नाम था रमा और दूसरी का नाम था सारिका। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। रमा की तो कोई संतान नहीं हुई, पर सारिका को एक बेटा हुआ। जब सारिका और घनश्याम का बेटा अविनाश 28 साल का हुआ तो उसकी शादी अंजलि नाम की लड़की के साथ हो गई। देखो बहू, तुम बहुत किस्मत वाली हो। तुम्हें 2 सास मिली है अपना ख्याल रखने के लिए। हाँ अंजलि, और मेरी दोनों माँ बहुत अच्छी हैं, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। देखो बहू, सास तो तुम्हारी 2 है, लेकिन असली सास तो मैं ही रहूंगी, क्योंकि अविनाश ने मेरे पेट से जन्म लिया है। हाँ भाई, सही बात है। मुझे तो कभी कोई औलाद नहीं हुई। तुम्हारी बहू तुम्हारी ही रहेगी, फिक्र ना करो। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपका भी अपनी सास की तरह ही ख्याल रखूंगी। मेरे लिए तो आप दोनों ही मेरी सास हैं। देखा, कितनी समझदार लड़की है। और प्लीज़ आप दोनों आपस में बिल्कुल झगड़ा ना करो। अंजलि सबका ख्याल बराबर से रखेगी। एक दिन सुबह के वक्त, अंजलि बहू, ज़रा मेरे पीने के लिए थोड़ा पानी तो गर्म कर दो। ये लीजिए मम्मी जी, आपके लिए गर्म पानी। अरे अंजलि, मेरा टिफ़िन तो बना दिया है ना, ऑफिस के लिए देर हो रही है। बस 5 मिनट लगेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए प्लीज़। बहू, मेरा नाश्ता कहाँ है? अभी तक बनाकर क्यों नहीं लाई? मम्मी जी, आप थोड़ी देर रुक जाइए ना, इनको ऑफिस के लिए देर हो रही है। मैं अब भी आपका नाश्ता बना देती हूँ। जब रमा ने तुमसे पानी लाने को कहा तो तुम लपक कर ले आई, और मेरे नाश्ते के लिए मुझे इंतज़ार करने को कह रही हो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। उस वक्त मैं फ्री थी तो मैंने रमा मम्मी जी के लिए जल्दी से पानी गर्म कर दिया। अरे सब समझती हूँ। रमा मेरी बहू को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगले दिन शाम के वक्त, अंजलि बहू, जरा मेरे पास तो आओ। देखो तुम्हारे लिए कितनी सुंदर साड़ी लाई हूँ। अरे वाह मम्मी जी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर और काफी भारी भी है। वही तो। अरे अंजलि, मैं अच्छे से जानती हूँ, आजकल की लड़कियों को भारी कपड़े पहनना पसंद नहीं है। तुम्हारे लिए डिजाइनर सूट लेकर आई हूँ, बताओ जरा कैसा है। रमा मम्मी जी, सच बताऊँ तो मुझे इसी तरह के सूट पहनने पसंद है। वैसे वो साड़ी भी बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत भारी है ना, पता नहीं मुझसे संभलेगी भी या नहीं, लेकिन मैं दोनों चीज रख लेती हूँ। अंजलि के वहाँ से जाने के बाद, देखो रमा, मैं सब जानती हूँ, तुम मेरी बहू को अपनी तरफ करने की कोशिश ना करो। अविनाश मेरा बेटा है और अंजलि मेरी बहू। अरे तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो। मैं तो बस अपनी बहू को प्यार करती हूँ, इसलिए उसके लिए गिफ्ट लेकर आई थी, और वो मेरी भी तो बहू है। ये बात दिमाग में हमेशा याद रखना सारिका।
लेकिन सारिका को लगता है कि कहीं अंजलि रमा को ज़्यादा इज्जत और प्यार देना शुरू ना कर दे, और रमा को लगता है कि कहीं अंजलि सारिका की बातों में आकर उससे दूर ना हो जाए। इसी कंपटीशन में वो दोनों अंजलि को परेशान करना शुरू कर देती हैं। मम्मी जी, आज अविनाश के ऑफिस में पार्टी है और मुझे वहाँ जाना है, तो मैं जल्दी से तैयार होकर निकलती हूँ। अविनाश बस आते ही होंगे। ठीक है, तुम पार्टी में चली जाओ बहू, लेकिन मेरे रात के खाने के लिए ना खिचड़ी बना कर जाना। ठीक है मम्मी जी। मैं सारिका मम्मी जी को भी पूछ लेती हूँ कि उन्हें क्या खाना है। क्या हुआ बहू, कहीं जा रही हो? मम्मी जी, वो मैं अविनाश के साथ पार्टी में जा रही हूँ। रमा मम्मी जी को खाने में खिचड़ी खानी है। आप भी वही खा लेंगी तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरा तो आज पनीर की सब्जी खाने का मन था। मेरे लिए तुम थोड़ा पनीर ही बना दो। लेकिन मम्मी जी, मुझे देर हो जाएगी। अच्छा, खिचड़ी बनाने में देर नहीं होगी तुम्हें? अब अंजलि अपनी दोनों सास के लिए अलग अलग खाना बनाती है और बुरी तरह से थक जाती है। थोड़ी देर बाद जब अविनाश उसे पार्टी के लिए लेने आता है। अरे अंजलि, तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? पार्टी में नहीं चलना है क्या? अविनाश, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा पार्टी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। प्लीज़ आप अकेले ही चले जाइए। कुछ दिनों के बाद। सारिका बहू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा बाम तो लगा दो। सर दर्द से फटा जा रहा है। अरे अंजलि बहू, बेटा मेरे घुटनों के दर्द की दवाई तो ले आओ जरा मेडिकल स्टोर से। अविनाश को तो ऑफिस से आते आते देर हो जाएगी। मेरे घुटने तो पूरी तरह जवाब दे चुके हैं, उठा भी नहीं जा रहा। अंजलि, पहले मेरे सर पर बाम लगाएगी, उसके बाद में तुम्हारी दवाई लेने जाएगी। नहीं नहीं, बाम तो बाद में भी लग सकता है ना। अरे मेडिकल स्टोर बंद हो जाएगा, उससे पहले अंजलि मेरी दवा ले आए। हे भगवान, ये जुड़वा सास के चक्कर में कहाँ फंस गई। ये दोनों तो कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं है। अब क्या करूं? ऐसे ही समय बीतता जाता है। कुछ दिनों के बाद अंजलि प्रेग्नेंट हो जाती है। जैसे ही अंजलि के प्रेग्नेंट होने की खबर आती है, रमा और सारिका दोनों बहुत खुश होती हैं। अंजलि, मैंने तुम्हारे लिए लड्डू बनाए हैं, ये खाना, तुम्हारा बच्चा बहुत हेल्दी होगा। देखो अंजलि, ज्यादा घी और लड्डू खाने से शरीर पर चर्बी चढ़ जाती है। तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना है या नहीं? तुम ये फ्रूट्स खाया करो बेटा। लेकिन मम्मी जी, मैं दोनों चीज़ भी खा सकती हूँ ना, थोड़ा थोड़ा करके। अरे मम्मी, अंजलि का जब जो खाने का मन होगा वो खा लेंगी। आप दोनों इतना परेशान क्यों हो रही हैं? देखो, तुम दोनों अपने अपने चक्कर में वैसे भी बहू को बहुत तंग करती हो। अब वो प्रेग्नेंट है, उसे थोड़ा तो चैन लेने दो। मैं तो अपनी बहू से बहुत प्यार करती हूँ, अब 2-4 काम करवा लेती हूँ, तो इसमें क्या गलत है? काम के बहाने तुम मेरी बहू को मुझसे दूर करने की कोशिश करती हो। और फिर एक दिन अचानक अंजलि की तबीयत खराब हो जाती है। रमा और सारिका दोनों की दोनों पूरे मन से अंजलि का ख्याल रखने लगती हैं। वो अंजलि की बहुत केयर करती है। बेटा, जरा ये सब्जी तो खा ले। देख, जितना खाओगी ना उतनी जल्दी ठीक हो जाओगी। सारिका ठीक कहती है बेटा, तुम्हारी तबीयत जब से खराब हुई है, हमारे घर की तो रौनक ही चली गई है। अच्छा सुनो, रात को सोने से पहले दूध पिया करो, सेहत अच्छी रहेगी। हाँ, रमा ठीक कह रही है, मैं तो तुमसे कहकर थक गई। अब उसके हाथ से ही दूध पी लो, मेरी नहीं तो अपनी रमा मम्मी जी की बात तो सुन लो। दोनों के केयर करने से कुछ ही दिनों में अंजलि की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। और एक दिन जब सब लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। वैसे मानना पड़ेगा, तुम दोनों सास ने मिलकर बहू का ख्याल बहुत अच्छे से रखा और उसे जल्दी से ठीक भी कर दिया। सही कह रहे हैं पापा, मेरी तो दोनों माँ सारी दुनिया से अलग है, अपनी बहू से कितना प्यार करती हैं। हाँ मम्मी जी, आप दोनों को लगता था ना कि मैं रमा मम्मी जी की या फिर सारिका मम्मी जी की ज़्यादा केयर करती हूँ, लेकिन आपने देखा, जब मेरी तबीयत खराब हुई तो आप दोनों ने मिलकर मेरी सेवा की। अब वादा करिए, आप दोनों आगे भी ऐसी ही रहेंगी, क्योंकि मैं आप दोनों की बहू हूँ और दोनों से प्यार करती हूँ। सही कहा अंजलि, हमसे गलती हो गई। और मुझे भी अंजलि पर अपना इकलौता अधिकार नहीं जमाना चाहिए। हम दोनों जुड़वा हैं और हम दोनों जुड़वा सास आज से हमेशा एक साथ रहकर सुरभि और बेटे ऋतिक के साथ रहती थी। कुसुम के पति सुरेश काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर ही रहते थे। एक दिन वो अपने घर आए और कुसुम के लिए बहुत सारी दवा लेकर आए। भाग्यवान, कहाँ हो तुम? अरे आ गए आप, इस बार बहुत दिनों में आए। और मैंने आपको जो घुटनों के दर्द की दवाई लाने के लिए कहा था वो तो लाए हैं ना आप? हाँ हाँ, तुमने जो भी कहा था वो सारी चीजें ले आया हूँ, बस अब एक गिलास पानी तो पिला दो।
सुरभि, ए सुरभि, एक गिलास पानी तो लाना। सुरभि जल्दी से पानी लेकर आती है। सुरेश सुरभि के सर पर हाथ रखता है और उसका हालचाल पूछता है। बहू, ये तुम्हारी सास के लिए मैं कुछ दवाई लाया था, तुम देख लो ये दवा। तुम्हारी सास तो है बुलक्कड़, किसी और दवाई की जगह कोई और दवाई खा लेगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सुरेश एक एक करके सुरभि को दवाई बताने लगा। देखो, ये घुटने के दर्द की दवा है, यह घुटनों के दर्द के लिए मालिश का तेल है, रोज रात को मालिश करनी है इससे। ये बीपी की दवा और ये कमर दर्द की। एक दवाई की शीशी हाथ में लेकर कहते हैं। लेकिन ये दवाई किस चीज की है? लगता है मेडिकल वाले ने गलती से दे दिया। सुरेश कुछ दिन अपने घर वालों के साथ रहता है और फिर शहर से बाहर चला जाता है। सुरभि रोज अपनी सास को दवाई दे देती है, लेकिन एक दिन वो घर के काम में बहुत व्यस्त होती है और अपनी सास को दवाई देना भूल जाती है। लगता है सुरभि को आज बहुत ज्यादा काम है। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही दवा ले लेती हूँ। अरे वाह, ये दवाई तो बहुत स्वादिष्ट है, थोड़ी सी और पी लेती हूँ। इस तरह कुसुम थोड़ी थोड़ी करके हंसते वाली दवाई की पूरी बोतल ही पी लेती है। माँ जी, आज मेरे मायके वाले आ रहे हैं, भैया का फोन आया था। क्या कहा, मायके वाले? अरे तो तू यहाँ क्यों खड़ी है? खाने में कुछ अच्छा सा बना ले। माँ जी, आप इतना हंस क्यों रही हो? आप मेरे मायके वालों का मजाक तो नहीं बना रही हो ना? नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ मजाक बना रही हूँ। मैं तो बस बता रही हूँ। माँ जी, आप झूठ भी बोलती हैं, आप अभी तो हंस रही थी। कुसुम हंसती ही रहती है। सुरभि वहाँ से चली जाती है और खाने की तैयारी में लग जाती है। थोड़ी देर बाद सुरभि का भाई और सुरभि की माँ आते हैं। कुसुम उन्हें अंदर बिठाती है और अपनी सास को बुला लाती है। समधन जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? आंटी जी, आप इतना हंस क्यों रही हो? मैं कहाँ हंस रही हूँ बेटा। जब कुसुम लगातार हंसे जा रही थी तो उन्हें इंसल्ट फील हुई और वे वहाँ से जाने लगे। अच्छा बहन जी, हम चलते हैं। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरभि की माँ जा ही रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया और वो बहुत तेज गिरी। माँ, आप ठीक तो हैं? अरे बहन जी, आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं लगी ना? आप मुझसे पूछ रही हैं या मेरा मजाक उड़ा रही हैं? बहन जी, पहले तो आप इतनी बदतमीज नहीं थी, लेकिन अब क्या हो गया है आपको? माँ, आप ठीक तो है ना? अंदर चलिए, मेरे कमरे में आराम कर लीजिए। नहीं सुरभि, हम जा रहे हैं। हमें अपना मजाक और उड़वाने का शौक नहीं है। और सुरभि, तुम अपनी सास का इलाज कराओ। इस तरह सुरभि के मायके वाले चले गए तो सुरभि का गुस्सा चौथे आसमान पर था। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, आपने मेरे भाई और मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया? अगर आपको उनका यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तो आप मुझसे बोल देती। इस तरह उनकी इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी? नहीं बहू, मैंने कुछ नहीं किया। अरे भला मुझे क्या पड़ी है जो तेरे घर वालों का मजाक उड़ाऊंगी? देखिए देखिए माँ जी, आप अब भी हंस रही हैं। आपसे तो बात करना ही बेकार है। सुरभि वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह सुरभि को बहुत तेज बुखार हो जाता है और कुसुम उसे आवाज लगाती हुई उसके कमरे में जाती है। सुरभि, सुरभि, क्या हुआ? अभी तक सो रही हो तुम? क्या हो गया? माँ जी, मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा है। अच्छा, ठीक है, ऋतिक को बुलाती हूँ। माँ जी, मुझे बुखार आ रहा है और आप हंस रही हैं। अरे नहीं बहू, मैं कहाँ हंस रही हूँ? वो तो मेरी हंसी रोक ही नहीं रही है। माँ जी, जब आपकी तबीयत खराब होती है तो मैं आपका कितना ख्याल रखती हूँ और आप मुझ पर हंस रही हो। चले जाओ आप यहाँ से। बहू सुन तो सही। नहीं माँ जी, आप जाओ यहाँ से। अब तो आपके बेटे ही आपसे बात करेंगे और मैं पापा जी को भी बताऊंगी कि आजकल आप क्या कर रही हैं। जब ऋतिक घर आया तो सुरभि ने उसे सारी बात बताई। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। माँ तो तुमसे बहुत प्यार करती है, फिर वो तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का मजाक क्यों उड़ाएंगी? खैर अभी छोड़ो इस बात को, अभी तो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी दवाई ले आते हैं।
कुछ दिन में सुरभि ठीक हो गई। एक दिन ऋतिक को पता चला कि उसकी मौसी के बेटे राहुल की तबीयत बहुत खराब है, तो वो अपनी माँ और पत्नी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। मौसी जी, कैसे हैं राहुल भैया? बेटी, इतने दिन हो गए मेरे राहुल को बीमार हुए, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा। अरे छोटी, हुआ क्या है राहुल बेटे को? कुछ बता तो सही। माँ, आप हंस क्यों रही हो? कहाँ हंस रही हो बेटा? मैं तो अपनी बहन के बेटे के लिए परेशान हूँ। माँ, ये क्या तरीका है? रहने दे बेटा, ये तो मैंने सुना था कि मुसीबत में साया भी साथ छोड़कर चला जाता है। आज मैंने देख भी लिया। अरे नहीं बहन, मैंने ऋतिक और राहुल में ना कभी कोई फर्क नहीं किया। फर्क तो दिख रहा है कुसुम दीदी। अगर आपकी बेटी की तबीयत खराब होती तो आप ऐसे हंसती क्या? ऋतिक बेटा, ले जा अपनी माँ को यहाँ से। ऋतिक बहुत गुस्से में अपनी माँ से बात करने लगा, लेकिन कुसुम तो सिर्फ हंसे ही जा रही थी। ऋतिक ने अपने पापा को फोन करके बुलाया और उन्हें सारी बात बता दी। बेटा, तेरी माँ तो अपने घर वालों से बहुत प्यार करती है और वो बहुत समझदार है। वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। जरूर कोई ना कोई बात है। कल मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। शाम को खाना खाने के बाद सुरभि कुसुम को दवाई देने के लिए गई तो उसने देखा कि दवाई की वो बोतल तो बिल्कुल खाली थी जो सुरेश गलती से ले आया था। सुरभि ने वो बोतल सबको दिखाई। अरे, ये दवाई तो गलती से आ गई थी और मुझे तो पता भी नहीं कि ये किस मर्ज की दवाई है। कुसुम, क्या तुमने ये दवाई पी थी? हाँ जी, एक दिन जब बहू काम में लगी थी ना, तो मैंने ये दवाई पी कर देखी थी। मुझे दवाई बहुत स्वादिष्ट लगी तो मैंने सारी पी ली। माँ, आपको दवाई स्वादिष्ट लगी? अरे, आप भी बच्चों जैसी बात करती हो। ऐसे कोई भी दवाई नहीं पीनी चाहिए, इससे कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। मैं अभी डॉक्टर से पूछ कर आता हूँ। ऋतिक डॉक्टर के पास गया और कुछ देर में वापस घर आकर सबको बताया। माँ ने जो ये दवाई खाई है ना, ये हंसने वाली दवाई है और माँ ने एक साथ बहुत मात्रा में दवाई खाई है, तो इसका असर थोड़े समय तक तो रहेगा। उसके बाद माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा हुआ जो तू डॉक्टर से पूछ कर आया, नहीं तो हंसते हंसते मेरा पेट ही दुख गया है। तुम जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती घर पर ही रहना, और घर पर कोई मेहमान आए तो उससे बात मत करना। आप ठीक कह रहे हो, मैं ऐसा ही करूंगी। अब मैं बिल्कुल हंसूंगी। कुसुम की बात सुनकर हेलो दोस्तों, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।